नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तभी एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा कि अमित शाह से जवाब देते नहीं बना। उसके बाद खिंचकर चिढ़कर पत्रकार को क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। बैठ जाओ। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि पीएम मोदी और अमित शाह ने जिस आंकड़े के आधार पर पहले चरण के मतदान के जिस आंकड़े के आधार पर अपनी जीत का दावा किया है, तो बीजेपी के गणित का मजाक उड़ाते हुए टीएमसी ने क्या जवाब दिया है। पहले बात करते अभिषेक बनर्जी को लेकर किस सवाल पर अमित शाह ने जवाब देने से इनकार कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया था, पहले वो बयान आपको सुनाते हैं कि अमित शाह को क्या चैलेंज दिया था अभिषेक बनर्जी ने। अमित शाह के चैलेंज करब যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। तो अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज दिया था अमित शाह को कि अगर दम है तो 4 मई को दोपहर के बाद कोलकाता में पश्चिम बंगाल में टिक कर दिखाएं। खेल तुमने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। अमित शाह पर पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार का आरोप लगा रहे थे अभिषेक बनर्जी। अब इसे लेकर जब सवाल किया गया अमित शाह से तो क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। Trinamool has challenged you on that basis that 4th May on the date of result you बैठ जाओ। ये अभिषेक जी की भाषा है। मैं ना इसका जवाब दे सकता हूँ ना रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। मैं इस तरह की ओछी बातों का जवाब नहीं देता भैया। वो बोलते रहते हैं, समाज में कई प्रकार के लोग होते। तो अमित शाह कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने ओछी भाषा का इस्तेमाल किया। मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। वो अलग बात है कि ए दीदी वाली भाषा को लेकर अमित शाह पर सवाल उठाए गए और जो अभिषेक बनर्जी ने भाषा का इस्तेमाल किया उसे ओछी भाषा अमित शाह बताते हैं। लेकिन खुद अमित शाह कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जरा ये देखिए। अमित शाह ने खुद ये पोस्ट किया है और लिखा है कि आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूं दूसरे फेज में भी बाहर मत आना, वरना उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। तो उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा वाली भाषा का इस्तेमाल अमित शाह करते हैं। और अमित शाह किस आधार पर खुद ये करने का दावा करते हैं? चुनाव जो होता है वो चुनाव आयोग के अंडर में होता है। चुनाव आयोग की सरकार होती है जहां चुनाव होता है। तो अमित शाह ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि अगर बाहर निकले तो उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा? अमित शाह के पास ऐसी कौन सी पावर है, या फिर विपक्ष के उस दावे में दम है कि पर्दे के पीछे से असली पावर अमित शाह दिखा रहे हैं बंगाल के चुनाव में? तो अमित शाह का यह बयान अपने आप पे सवाल उठाता है कि चुनाव आयोग काम देख रहा है या अमित शाह देख रहे सुरक्षा वाला काम। आगे आपको दिखाते कि अमित शाह से जब यह सवाल किया गया कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, अभिषेक बनर्जी पर कटाक्ष करते हैं, भाईपो टैक्स की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसे नेता हुए हैं जिन पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई या निर्दोष निकले। तो अमित शाह से जवाब देते नहीं बनता, क्या हालत होती है, जरा देखिए। गृहमंत्री जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि भाईपो टैक्स यहाँ पर चल रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने पिछले कई चुनावों में देखा अशोक गहलोत की लाल डायरी का मसला आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूपेश बघेल के खिलाफ भी घोटालों की बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल तो बरी तक हो गए। तो जो बयानबाजी होती है वो चुनावी जुमला भर रह जाती, बाद में कड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा है, आपकी कार्रवाई से आपका रेफरेंस है, कोई कानून को सुने बगैर उठाकर बंद कर जांच होता है, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, देरी होती है। सैन सभी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया इसमें आएंगे ही आएंगे, आप भरोसा करिए। और जब आता है तब तो आप विंडिक्टिव अप्रोच का प्रेस करते हो, स्टेटमेंट देते हो। कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है, इसकी बाकायदा जांच होती है। एजेंसी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है और एजेंसियों को कोर्ट में उलझाकर समय भी बहुत जाया किया जाता है, इसलिए देरी हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात बंद होना है, और बंद होने के बाद आगे न हो इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना। ये जवाब अपने आप में कितना हास्यास्पद है। अमित शाह कहते हैं जब कार्रवाई होती है तो आप ही बदले की राजनीति का आरोप लगाते हो, आप इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग करते हो। दोस्तों, कम से कम बीजेपी जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है उन्हें अपने साथ तो नहीं लेना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया, आज पश्चिम बंगाल में वो सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा अजीत पवार पर आरोप लगाया था, स्वर्गीय अजीत पवार, बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।
वर्तमान में जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस वो डायलॉग मार रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। उसके बाद डिप्टी सीएम बना दिया बीजेपी ने। तो इस पर क्या अमित शाह कोई जवाब दे सकते हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के नेता उन्हें भ्रष्टाचारी बताया करते थे। अमित शाह से जब एक बार सवाल किया गया था तो क्या हालत हुई थी, पत्रकार को किस तरह झड़क दिया था, जरा सुनिए। हिमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के बीजेपी में आने के बाद अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को अब भ्रष्टाचारी मानते या नहीं मानते, तो कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। ऐसा ही सवाल आज बंगाल में इन पत्रकार ने पूछ लिया, जिस पर अमित शाह गोलमोल जवाब देकर निकल गए। अब सुनाते अमित शाह के अलावा पीएम मोदी ने क्या दावा किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में करीब 92% मतदान हुआ है और बीजेपी का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी का मतदान है। ममता बनर्जी के खिलाफ परिवर्तन की लहर है, इसीलिए इतना भारी मतदान हुआ है। तो टीएमसी ने बीजेपी के गणित का मजाक उड़ाते हुए क्या जवाब दिया, उससे पहले अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि बंगाल में पहले चरण में जो भारी मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में हुआ है, इसलिए मतदान का प्रतिशत इतना ऊंचा चला गया। इससे पहले पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ भी की थी, लेकिन बीजेपी के गणित पर टीएमसी ने भी जवाब दिया है। टीएमसी ने मजाक उड़ाया है बीजेपी के गणित का। डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, वो क्या आंकड़ा पेश करते हैं। अमित शाह का नाम लिखकर डेरेक ओब्रायन जवाब देते और कहते हैं, अमित, मैं आपको आसानी से एक्सपोज कर रहा हूं, आप फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले चरण में मतदान बीजेपी के पक्ष में गया है ताकि दूसरे चरण में इसका फायदा मिल सके। आगे डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है फेज 1 के बारे में, उसको ध्वस्त करने वाले कुछ आंकड़े बताता हूं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 2026 में कितने वोट पड़े और 2021 में कितने वोट पड़े। आगे डेरेक ओब्रायन 2021 का आंकड़ा बताते हैं, जिसमें कहा गया कि पहले चरण में 2021 में कुल मतदाता थे 3,67,00,000 और उसके बाद टर्नआउट कितना हुआ, 84% लोगों ने वोट किया और टोटल कितना मत पड़ा, 3,10,00,000। यानी पिछला जो चुनाव था 2021 का, उसमें कुल मिलाकर 3,10,00,000 लोगों ने वोट डाला था। अब आगे डेरेक ओब्रायन कहते हैं उसके बाद एसआईआर होता है और टोटल वोटर्स की संख्या घटकर 3,33,00,000 हो जाती है। मतलब 3,67,00,000 से 3,33,00,000 हो गई, यानी मतदाता घट गए। और 2026 में यानी कल जो मतदान हुआ उसमें कितना वोट पड़ा है कुल मिलाकर, टोटल मतदाता 3,33,00,000, कुल मतदान हुआ 92.7%, लेकिन कुल वोट कितने पड़े, 3,09,00,000। मतलब 2021 में पड़े थे 3,10,00,000 और 2026 में वोट पड़े हैं 3,09,00,000, यानी वोट कम पड़े हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ये दिखा रही कि देखिए बहुत ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया है। हाँ, परसेंटेज बढ़ा है क्योंकि वोट कम हो गए, लेकिन मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ी है और टीएमसी इसे अपने पक्ष में मानती है। आगे टीएमसी कहते हैं कि इसके मायने ये निकलते हैं कि वोट प्रतिशत भले बढ़ा है लेकिन मतदाताओं की संख्या घटी है। 83,674 कम वोट बताए हैं टीएमसी ने और यह दावा किया है कि 4 मई को, इसका मतलब यह निकलता है कि 4 मई को तृणमूल कांग्रेस की जीत होने वाली है। यानी दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। जब भी किसी राज्य में कई चरणों में मतदान होता है या एक से ज्यादा चरण में मतदान होता है तो हर पार्टी अपनी हवा बनाने की कोशिश करती है और यह दावा करती है कि देखिए
पहले चरण में, दूसरे चरण में हमें फायदा हुआ, ताकि मतदाताओं के मन में यह मैसेज जाए कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो कुल मिलाकर कहानी फिलहाल तो इतनी सी नजर आती है। पूरा नतीजा तो 4 मई को ही पता चल पाएगा कि किसके दावे हवा हवाई हैं और किसकी जीत होती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।